नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद वीके राव सर में। दोस्तों आज हम कक्षा 12 लेखा शास्त्र विषय के भाग 1 अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। अध्याय 1 लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं ऑब्लिक गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्लिक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की 6ठे दिन की क्लास। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्राप्ति एवं भुगतान खाते का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो प्राप्ति और भुगतान खाते का क्या प्रारूप रहेगा, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में देख लेते हैं। इसके दो पक्ष रहेंगे, एक डेबिट पक्ष, एक क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष को हम प्राप्ति पक्ष कहते हैं और क्रेडिट पक्ष को हम भुगतान पक्ष कहते हैं। ठीक है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, यानी कि जिस वर्ष के लिए आप प्राप्ति और भुगतान खाता बना रहे हो उसके वर्ष के अंत में ये बनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इसके कॉलम कौन कौन से रहेंगे। तो पहला कॉलम तो आपके पास प्राप्तियों का रहेगा, दूसरा उन प्राप्तियों की रकम का रहेगा, तीसरा आपके पास भुगतान का रहेगा और चौथा आपके पास उस भुगतान की रकम या अमाउंट का रहेगा। अब प्राप्ति पक्ष में क्या दिखाएंगे, वर्ष के प्रारंभ में यदि कोई बैलेंस है तो उसे हम टू बैलेंस बीडी करके दिखाएंगे। और वो बैलेंस अगर मान लीजिए कि आपके पास कैश इन हैंड यानी कि रोकड़ हस्तस्थ है, यानी आपके हाथ में पैसा है, तो उसे हम कैश इन हैंड मध्य में दिखाएंगे। और यदि आपके बैंक में पड़ा हुआ है वर्ष के प्रारंभ में तो उसे हम कैश एट बैंक मध्य में दिखाएंगे। बट मान लीजिए कि यदि आपके बैंक में नेगेटिव बैलेंस है, यानी अगर आपका बैंक का बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है, तो फिर आपको उसे भुगतान पक्ष में बाई बैलेंस बीडी करके, इसे सही कर लीजिएगा, बाई बैलेंस बीडी करके बैंक ओवरड्राफ्ट मद के अंदर आपको उस बैलेंस को दिखाना है। और इसके अलावा अब आपके भुगतान पक्ष में आयगत भुगतान और प्राप्ति पक्ष में आयगत प्राप्तियां आती है। तो अब हम देख लेते हैं एक बार प्राप्ति पक्ष। यह आपके पास डेबिट पक्ष है और ये आपका क्रेडिट पक्ष यानी कि भुगतान पक्ष है। तो आयगत प्राप्तियां देख लेते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट कौन कौन सी होती है, फिर हम आपके रेवेन्यू जो पेमेंट है वो देख लेंगे। तो सबसे पहले चंदा यानी कि सब्सक्रिप्शन, दूसरा सामान्य दान जनरल डोनेशन, तीसरा ये आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। आपको रेवेन्यू रिसिप्ट वाली हेडिंग के अंदर ये सब लिखना है। और अगर आप रेवेन्यू रिसिप्ट वाली हेडिंग नहीं डालते हो तो आपको लिखना है टू सब्सक्रिप्शन, टू जनरल डोनेशन, टू एंट्रेंस फीस, टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर ऑब्लिक वेस्ट पेपर और मैगजीन। ठीक है। तो इस तरह से आपको सभी में टू लगाना है। ये आपके आयगत मध्य दिखा रखी है, रिसिप्ट आयगत जो प्राप्तियां हैं वो दिखा रखी है, लेकिन आपको जब एक एक आप मत दिखाओगे तो उसके आगे आपको टू ज़रूर लगाना है। ठीक है। तो हमने देखा कि आयगत प्राप्तियों में सब्सक्रिप्शन आ गया, जनरल डोनेशन आ गया, एंट्रेंस फीस आ गया, प्रवेश शुल्क आ गया। इसके अलावा अगर आपके समाचार पत्र और पुराने कागज़ या मैगजीन है उनकी बिक्री की है तो उससे प्राप्त जो राशि है उसे भी आपको दिखाना है आयगत प्राप्तियों में, यानी सेल ऑफ न्यूज़पेपर, वेस्ट पेपर एंड मैगजीन। पुराने खेल कुछ सामग्री की बिक्री अगर आपने की है, यानी कि अगर आपके पास ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल पड़ा हुआ है और उसे बेचा है तो उसकी जो राशि आती है उसे दिखाना है। इसके अलावा चैरिटी शो में प्राप्तियां, अगर आपने कोई चैरिटी शो किया है और उससे आपको कुछ पैसा मिला है तो उसे आपको प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो वाली मद में दिखाना है। इसके अलावा व्याख्यान, यानी कि आपने कोई लेक्चर दिया है या मनोरंजन से प्राप्तियां कोई हुई है तो उसे दिखाना प्रोसीड्स फ्रॉम लेक्चर्स एंड एंटरटेनमेंट्स। रिसीव्ड फ्रॉम शो और कंसर्ट्स, यानी कि आपने अगर कोई शो किया है, कंसर्ट्स किया, उससे कोई प्राप्तियां हुई है तो उसे आपको इस वाली मद में दिखाना है। इसके अलावा अगर आपने कोई हॉल किराए पर दिया है तो रेंट ऑफ हॉल मद में आपको उसकी राशि को दिखाना है। यदि आपने
कोई फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है और उस पर ब्याज मिला है तो उसे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट मद में आपको दिखाना है। इसके अलावा यदि आपको कोई ब्याज या डिविडेंड यानी लाभांश प्राप्त हुआ है तो उसे आप इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मद में दिखाएंगे। इसके अलावा यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसे आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मद में दिखाओगे। और यदि आपने लॉकर की सुविधा दी है और उस पर आपने किराया प्राप्त किया है तो लॉकर रेंट मद में आप उसकी अमाउंट को दिखाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्क्रैप पड़ा हुआ है और उसकी बिक्री की है तो उसे आप सेल ऑफ स्क्रैप में दिखाएंगे। और यदि आपको सरकार से कोई अनुदान प्राप्त हुआ है, सहायता प्राप्त हुई है, तो उसे आप ग्रांट्स इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट मद में दिखाएंगे। और कोई अगर आयगत प्राप्तियाँ है तो उसे आप मिसलेनियस रिसिप्ट्स के अंदर दिखा देंगे। तो ये हुई आपके पास आयगत प्राप्तियाँ। इसके अलावा प्राप्ति पक्ष में पूंजीगत प्राप्तियाँ भी लिखी जाती है, क्योंकि कोई मैटर नहीं रखता है कि ये आयगत हैं प्राप्तियाँ हैं। आपको प्राप्तियाँ और भुगतान पक्ष जो खाता बनाते हो उसमें सभी प्राप्तियों और सभी भुगतानों को दिखाते हैं। अब हम देख लेते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ कौन कौन सी होगी। कैपिटल रिसिप्ट्स, तो आपके पास कैपिटल रिसिप्ट्स में मान लीजिए कोई विशिष्ट यानी कि किसी विशेष चीज़ के लिए आपको अगर डोनेशन प्राप्त हुआ है तो उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक या पर्पज़ डोनेशन। ठीक है, इससे हम पूंजीगत प्राप्तियाँ दिखाते हैं। उसके अलावा यदि वसीयत है, लेजेसी है, तो उसे भी हम किस में दिखाएंगे? पूंजीगत प्राप्तियों में। इसके अलावा आपके लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस है तो उसे भी हम किस में दिखाते हैं? आजीवन सदस्य शुल्क को भी पूंजीगत प्राप्तियों में। इसके अलावा स्थायी संपत्तियों की बिक्री यानी सेल ऑफ फिक्स असेट्स, अगर आपने अपनी स्थायी संपत्तियों को बेचा है और उससे कुछ पैसा प्राप्त हुआ है तो आप सेल ऑफ फिक्स असेट्स मद में उसे दिखाएंगे। और कहाँ दिखाएंगे? पूंजीगत प्राप्तियों में, क्योंकि ये भी पूंजीगत प्राप्तियाँ होती है। इसके अलावा विनियोग या निवेश का विक्रय यानी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसे भी आप कहाँ दिखाओगे? पूंजीगत प्राप्तियों में। और लास्ट आपके पास सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आपको स्पोर्ट्स मटेरियल का जो था वो तो आपने ऊपर दिखा दिया, ठीक है, वो तो आयगत प्राप्ति थी। लेकिन अगर आपके पास इक्विपमेंट है, कुछ उपकरण है खेलकूद के, और उसे बेचते हो तो उसे आप पूंजीगत प्राप्तियों में दिखाओगे। तो इस तरह से आप प्राप्ति पक्ष में आयगत प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियों को दिखाते हैं। अब हम देख लेते हैं भुगतान पक्ष या क्रेडिट पक्ष। ये आपके पास पेमेंट साइड है, ठीक है। तो पेमेंट साइड में आपके पास आयगत जो भुगतान है उनमें देखो वेतन एवं मजदूरी यानी सैलरी एंड वेजेस, इसके आगे आपको बाय लगाना है, सॉरी इसके आगे क्या लगाना है? बाय लिखना है। किराया दर और कर का पेमेंट किया तो बाय रेंट, रेट्स एंड टैक्स। इंश्योरेंस का पेमेंट किया तो बाय इंश्योरेंस। अंकेशन यानी कि ऑडिट फीस दी है तो बाय ऑडिट फीस। प्रिंटिंग और स्टेशनरी का खर्चा किया है तो बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अगर आपने कोई मानदेय चुकाया है, होनेरियम दिया है, तो उसके आगे आप बाय लगा के बाय होनेरियम वाली मद में लिखोगे। डाक और कुरियर का आपको अगर भुगतान किया है तो पोस्टेज एंड कुरियर में आप मद में आप इसको दिखाएंगे। अगर आपने कोई विज्ञापन का भुगतान किया है तो एडवर्टाइजमेंट में आप इसे दिखाएंगे। यदि आपने टेलीफोन का बिल वगैरह चुकाया तो टेलीफोन बिल के अंदर आप इसको दिखाएंगे। ये सारी आयगत भुगतान है क्योंकि ये हर साल होते हैं। मरम्मत और रखरखाव का अगर आपने खर्चा किया तो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल मद में आप दिखाओगे। भूमि के रखरखाव के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो अपकीप ऑफ ग्राउंड में आप दिखाएंगे। मनोरंजन व्यय अगर आपने किया तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के रूप में दिखाओगे। बागवानी के लिए आपने कुछ खर्चा किया है तो उसे आप गार्डनिंग कहते हैं दिखाओगे। सवारी के लिए यानी कि आपने कुछ कन्वेंस के लिए आपने कुछ खर्चा किया तो कन्वेंस वाली मद में दिखाओगे। इसके अलावा अगर आपने बैंक में कोई चार्जेस का भुगतान किया तो बैंक चार्जेस को आप रेवेन्यू पेमेंट में दिखाओगे। इसके अलावा अगर आपने जल और बिजली यानी कि पानी और बिजली का बिल पेमेंट किया तो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर आप इसको दिखाओगे। नगर पालिका या नगर निगम का कोई कर का पेमेंट किया है तो म्यूनसिपल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टैक्स का टैक्स में आप इसको दिखाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर एंड सामयिक पत्रिका मंगाई है, पीरियडिकल मंगाई है, तो आप उसको उस मद में दिखाएंगे। और इसके अलावा अगर आपने कोई रेवेन्यू भुगतान किया तो उसे आप
मिसलेनियस एक्सपेंसेस में दिखाओगे। अब इसके अलावा हम पूंजीगत भुगतान भी देख लेते हैं कि कैपिटल पेमेंट कौन कौन से थे। जैसे यहाँ कैपिटल रिसिप्ट है, वैसे ही यहाँ कैपिटल पेमेंट भी है। अब इसमें देखते हैं, तो सबसे पहले आपके पास स्थायी संपत्तियों को अगर आपने परचेज किया है तो परचेज ऑफ फिक्स असेट्स में आप इसे दिखाएंगे। स्थायी संपत्तियों में जैसे फर्नीचर, भवन, बिल्डिंग आदि। उसके अलावा यदि आपने कुछ पुस्तकें क्रय की है तो परचेज ऑफ बुक्स में उसे दिखाओगे। यदि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, कुछ इन्वेस्टमेंट किया है आपने कहीं, तो आप इन्वेस्टमेंट में इसे दिखाओगे। और इसके अलावा आपने कोई फिक्स डिपॉजिट किया है तो बाय फिक्स डिपॉजिट में आप इसे दिखाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए आपने पुरस्कार कोष विनियोग यानी प्राइज़ फंड इन्वेस्टमेंट किया है आपने, तो आप उसे आप प्राइज़ फंड इन्वेस्टमेंट मद में दिखाएंगे। इस तरह से आप पूंजीगत मदों को दिखाएंगे। इसके बाद आप इसकी क्रेडिट पक्ष की आप टोटल कर लेंगे, सॉरी डेबिट पक्ष की आप टोटल कर लेंगे और क्रेडिट पक्ष की आप टोटल कर लेंगे। और डेबिट पक्ष की टोटल में से क्रेडिट पक्ष की टोटल को आप घटाकर कैश इन बैंक एंड कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक की राशि यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, वैसे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको ये गिवन रहती है, तो आपको इसको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। बट अगर नहीं है तो फिर आपको इस तरह से बैलेंस सीडी के रूप में इसे दिखाना है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, डेबिट साइड की टोटल करनी है और फिर आपको क्रेडिट साइड की टोटल करनी है, फिर दोनों का अंतर लिखना है आपको यहाँ। ठीक है, और इन केस यदि मान लीजिए कि आपके क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आ गई है और डेबिट साइड की कम है, तो फिर आपको यहाँ टू बैलेंस सीडी करके जो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है उसकी रकम को आप यहाँ लिखोगे। अब एक हम नोट देख लेते हैं। साधारणतः रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट पक्ष की राशियों का योग क्रेडिट पक्ष की राशियों के योग से क्या होता है, हमेशा अधिक ही होता है। अतः दोनों पक्षों के योग को बराबर करने के लिए बैलेंस सीडी लिखकर अंतर की राशि लिख दी जाती है ऐसे। ठीक है, बाय बैलेंस सीडी लिखकर अंतर की राशि लिख दी जाती है। यदि किसी कारणवश क्रेडिट पक्ष का योग अधिक हो जाता है, यानी इस पक्ष का भुगतान पक्ष का योग अधिक हो जाता है, तो डेबिट पक्ष में टू बैलेंस सीडी लिखना होगा, यानी कि यहाँ टू बैलेंस सीडी लिखना होगा तथा और वह बैंक ओवरड्राफ्ट का घोतक होगा। यानी ये जो आपको बैलेंस सीडी दिखाएगा ये बैंक ओवरड्राफ्ट की राशि को दिखाएगा। तो इस तरह से आपको प्राप्ति और भुगतान खाते का फॉर्मेट कंप्लीट आपको याद रखना है कि फॉर्मेट कैसा होता है। आज की क्लास में केवल इस फॉर्मेट से रिलेटेड ही पढ़ना था, तो आप इस कंप्लीट फॉर्मेट को अपनी कॉपी में अपने रजिस्टर में नोट कर लें। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, इसका पूरा फॉर्मेट यहाँ से बनाना है और इसको लंबा खींचते हुए नीचे ये वाली राशियाँ भी इसी के अंदर आएगी। ठीक है, तो इसको कंप्लीट आप बनाएंगे और इन सारी रकमों जो आपने मदें लिखी हैं उन सभी मदों को आप अच्छे से याद करेंगे कि आयगत प्राप्तियों में कौन सी मदें लिखी जाती है और पूंजीगत प्राप्तियों में कौन सी मदें लिखी जाती है, आयगत भुगतानों में कौन सी मदें लिखी जाती है और पूंजीगत भुगतानों में कौन सी मदें लिखी जाती है। और आपको ये भी देखना है कि जो आपका डेबिट पक्ष है उसे आप प्राप्ति पक्ष कहोगे और जो आपका क्रेडिट पक्ष है उसे आप भुगतान पक्ष कहोगे। यानी कि अगर आपको ये पूछा जाए कि प्राप्ति और भुगतान खाते में भुगतान किस तरफ लिखा जाता है, खर्चा किस तरफ लिखा जाता है, तो आपको क्रेडिट पक्ष में यानी कि भुगतान पक्ष में लिखा जाता है आपके दाएं भाग में। और अगर आपको ये पूछा जाए कि कोई इनकम हुई है तो उससे किस तरफ दिखाएंगे, तो आपको प्राप्ति की ओर दिखाएंगे यानी डेबिट पक्ष की ओर दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।